हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी के एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग इन सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, पुराने वीडियोज़ को, आप जाकर उसे वहाँ से देख सकते हैं। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा भी जाता है। 1880 से लेकर 1854 तक प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड लिट्टन ने लगाया और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लिट्टन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, मतलब शक्ति का प्रयोग करते थे, और रिपन ने इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ये सहजता दी कि यहाँ पर इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। तो लॉर्ड रिपन का ये काम बहुत अच्छा था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को, जो उसने 19 वर्ष की थी, इसने वापस से इसको बढ़ाकर क्या कर दिया था, 21 वर्ष कर दिया था। ये सभी के सभी पॉइंट रिपन के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको एग्जाम की दृष्टि से इनको याद रखना है। इनके ही टाइम पर क्या किया गया था, सिविल सेवा की जो आयु थी 19 वर्ष से जो कैनिंग के टाइम पर की गई थी, वो रिपन के टाइम पर बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 21 कर दी गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया था, और बाकी की जो बाकी समाचार पत्रों को सुविधाएं प्रदान थी वही भारतीय जो भाषाओं में समाचार पत्र थे उनको मिलने लगी। इसी के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। ये कुछ जो पॉइंट है, ज़रूर आप कहीं ना कहीं लिख लें, इनको अपने नोट्स में ज़रूर लिखते चलें। इनके समय में ही भारत में 1881 में पहली बार नियमित, ध्यान रखिएगा, पहली बार नियमित जनगणना करवाई गई। पहले क्या था, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना कब हुई थी, पहले बार 1872 में, और अब क्या होने लगा, नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। किसमें, 1881 के टाइम पर। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। इसमें लगभग 20% भारत का भाग जो था वो छूट गया था। रिपन के द्वारा ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लिट्टन जितना ही सख्त था, रिपन उतने ही भारत के लिए जो इनकी नीतियां थी वो अच्छी थी उस समय के दौर पर। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। जो कारखाना अधिनियम एक्ट था ये किस पर नहीं लागू था, चाय पर नहीं, कॉफ़ी पर नहीं और नील की खेती पर नहीं। तो देख लेना, आपके लिए ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। इल्बर्ट बिल क्या है, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इल्बर्ट बिल के लिए जो विधेयक था, इल्बर्ट विधेयक, उसके लिए जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी है। किसने दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी है। इन्होंने भारत के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे। लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के बारे में पूछा जाता है बहुत बार। 1884 से लेकर 1888 के लिए आपको याद होगा ये क्यों फेमस हैं। इनके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी,
28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके टाइम का, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर, ठीक है ना। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पर 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर रिलेट करना चाहेंगे ना डफरिन से, अब मैं नाम तो क्या ही बोलूँ, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा कि किसके टाइम पर हुई थी स्थापना, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा रिलेट करिए और इसको आप याद रख सकते हैं। वैसे ये बहुत कॉमन सा फैक्ट है, ये सभी को ही याद होगा। लैंसडाउन के बारे में देख लेते हैं। लैंसडाउन के बारे में क्या है, इनका कार्यकाल जो था वो कार्यकाल था 1888 से लेकर 1854 तक का, ठीक है ना। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी समय में हुआ था। आपको यहाँ से एक चीज़ और भी मिलती है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा में। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। सोचिए कितना खतरनाक दौर होगा जब ये एक्ट लाए गए, तब इनसे 11 घंटे काम कराया जा रहा है, और उससे पहले क्या होता था। मतलब सोच के भी इंसानों को क्या समझते थे। अगर पुरानी मूवीज़ कभी देखी हो या देखिएगा, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन आज़ादी के समय से पहले की जब चीज़ें और घटनाएं सामने आती हैं तो रूह कांप जाती है। लोगों के साथ कितना गंदा व्यवहार होता था, किस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार करते थे, और कितना खौफ रहता होगा हर वक्त कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 11 घंटे बहुत, मतलब आज के टाइम में 8 घंटे काम करके भी आदमी को लगता है मैंने बहुत कर लिया। 11 घंटे पहले तो ऑफिशियल काम था कि आपको 11 घंटे करना है। तो मजदूर की से भी बदतर ज़िंदगी थी, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी थी। 11 घंटे, एक अच्छे खासे आदमी को ठीक ठाक रहने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। लेकिन 11 घंटे काम करने के बाद आदमी क्या करेगा। और कहाँ काम करता था, कारखानों में। कितनी मेहनत का, कोयले की खदान है और इन सब में मर जाओ तो कोई कुछ वो नहीं। तो ज़िंदगी कितनी बुरी थी और सोच के कितना ख़राब लगता है। आज बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अपना हाथ बटाया, और हम लोगों को आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम आज़ाद भारत में पैदा हुए। ये सोचने वाली बात है। मैं तो सोचती हूँ, पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को सोचते हैं या नहीं सोचते। आज के टाइम में भी अगर आपको कोई डरा के चला जाता है तो आपको इतना डर जाते हैं। उस समय पर तो सोचिए हर जगह ही वही माहौल था। तो 11 घंटे प्रतिदिन काम कराया जाना बहुत बड़ा मतलब टास्क था एक तरीके का, उनमें वो भी महिलाओं के लिए। बच्चे भी होते थे उनके पास, किस तरीके से बहुत बुरी स्थिति थी। तो ये जो अधिनियम बने, ये चीज़ें बनी, धीमे धीमे सुधार आया। जब क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ने लगे तब जाके आज़ादी कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। 1857 से लेके पूरा आगे तक का 1945 तक की जो सिचुएशन रही, बहुत कठिन सिचुएशन, बहुत कठिन दौर था उस समय पर। तो समय समय पर कुछ कुछ बदलाव आते गए, लेकिन कुछ अच्छे आए, कुछ बुरे भी आए। जो जैसा आता था वैसा करता था। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे के चैप्टर्स में कुछ और डिस्कस करेंगे, और जो कंपनी के 3 गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।